हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार सक्सेना माँ पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमारे पहले वीडियो में आपने देखा, रासायनिक बलगतकी का जो चैप्टर 3 है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी कि बलगतकी क्या होती है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उनके बाद जो आगे के टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार हैं, जिन्हें हम अपन थोड़े टॉपिक्स आज के वीडियो में कवर करेंगे, धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो आज का जो टॉपिक है वो है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का जो नियम है वो किसने दिया था? ये नियम दिया था 1867 में बुल्डवारे तथा वागे नामक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक नियम दिया और ये बताया कि जो रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है वो किस प्रकार प्रभावित है, किसके समानुपाती होती है। उस नियम को एक गुणात्मक संबंध स्थापित किया अभिकारकों और उसकी दर के बीच। मान लो कि हमने कहा कि कोई अभिक्रिया है A प्लस B और यहाँ पर क्या बन रहा है, उत्पाद। तो इस अभिक्रिया के हिसाब से जो अभिक्रिया की दर है, हमारी अभिक्रिया की दर वो समानुपाती होगी क्रियाकारक। ये क्या है, क्रियाकारक है। तो अभिक्रिया की दर जो होती है वो समानुपाती होती है क्रियाकारकों की मोलर सांद्रता के। मतलब अभिक्रिया की दर अगर R है तो क्रियाकारक क्या है, A, और इनके मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के, तो A इंटू बी। अब मोलर सांद्रता क्या है? सांद्रता का मतलब होता है जब हम उस चीज को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, या हम इसको समझाएं तो R इक्वल टू एक नियतांक A और B। मतलब किसी भी अभिक्रिया की दर, जो दर है, या अपन इसको बोलते हैं वेग। तो किसी भी अभिक्रिया की दर या वेग क्रियाकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। इस हिसाब से अगर अभिक्रिया चेंज हो जाती है कई बार, जो कि होती है, जैसे कि मान लो इस अभिक्रिया को हम अलग रूप में लिख दें, जैसे कि हमने लिखा Ma प्लस Nb और यहाँ पे कोई उत्पाद है। मान लो अभिकारक जो हैं A और B, इनके बीच में कुछ मल्टीपल लगे होंगे, जैसे 2, 3, 4 कुछ भी। तो उस कंडीशन में अभिक्रिया की दर जो होगी, अपनी अभिक्रिया की दर जो है वो किसके समानुपाती होती है? इसके ये डायरेक्ट लिखो K, और अभिकारक क्या है, A और B। तो अभिक्रिया की दर जो है वो A और B हो गई। तो इसी कंडीशन को अपन कह सकते हैं कि जो मल्टीपल होगा ये वाली चीज वो उसकी पावर में कन्वर्ट हो जाती है, M और N। कई बार अभिक्रिया इस तरीके से आ जाती है तो उसको अपन इस तरीके से डिफाइन करेंगे। जो मल्टीपल होंगे वो मोलर सांद्रताओं की क्या होगी, पावर में पहुंच जाएगी, मतलब घात में पहुंच जाएगी। तो एक इस तरीके से। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम सीधी भाषा में क्या है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रियाकारकों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। इसमें हमारी और एक चीज आ जाती है, इसी चीज से एक चीज और क्लियर हो जाती है कि कोटि क्या होती है। एक होती है अभिक्रिया की कोटि। अब अभिक्रिया की कोटि को हम समझें तो अभिक्रिया की कोटि क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो क्रियाकारकों की सांद्रताओं में अपन व्यक्त करते हैं समीकरण, उसमें जो मोलर सांद्रताओं की घात होती है, उन घातांकों का कुल योग होता है अभिक्रिया की कोटि। मान लो ये अभिक्रिया है, इसी को अपन यहाँ से समझे अभिक्रिया की कोटि से, तो इसकी जो घात है वो क्या है, M और N। इस अभिक्रिया को अपन ने यहाँ लिखा R इक्वल टू के A की पावर M और B की पावर N। अब अभिक्रिया की दर तो ये हो गई, व्यक्त कर दिया। अब रासायनिक अभिक्रिया की दर में जो क्रियाकारकों की मोलर सांद्रताओं की घात है M और N, इन घातों का कुल योग कहलाता है अभिक्रिया की कोटि। मतलब अभिक्रिया की कोटि इस परिभाषा के हिसाब से कौन सी हुई, अभिक्रिया की कोटि आपकी हुई M प्लस के N। मतलब इन दोनों की घातों का योग क्या हुआ, अभिक्रिया की कोटि। तो इसमें हमने क्या पता किया, एक तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम,
और उसी के साथ अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि के साथ एक चीज और आती है इसमें के, ये वाला सिंबल के, ये होता है दर स्थिरांक या इसी को बोलते हैं वेग स्थिरांक। ठीक है, अब देखो दर स्थिरांक क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि तो होती है इन घातों का योग। ठीक है, तो अभिक्रिया का जो दर स्थिरांक है या वेग स्थिरांक है वो क्या होता है, तो दर स्थिरांक किसी अभिक्रिया का वह वेग है जहां पर क्रिया कारकों की सांद्रता को इकाई मान लिया जाता है। मतलब जहां पर क्रिया कारक की सांद्रता, क्रिया कारकों की सांद्रता इकाई मानी जाती है। क्या मानी जाती है, इकाई। तो इकाई मान ली जाती है तो उस कंडीशन पे अभिक्रिया का जो वेग या दर होती है वो क्या हो जाती है, विशिष्ट वेग। माने किसी अभिक्रिया का दर स्थिरांक वह वेग है जहां पर अभिकारकों की या क्रिया कारकों की सांद्रता को इकाई माना जाता है। अब इसी अभिक्रिया के आधार पर हमारा एक क्वेश्चन और बन जाता है इसी में, वो क्या बनता है, देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है वो बनता है कि अभिक्रिया में अणु संख्यता या आणविकता क्या है, अणु संख्यता या आणविकता क्या है। तो देखो टॉपिक है वो है अणु संख्यता या आणविकता क्या है। जैसा कि हमने कोटि में देखा, कोटि क्या होती है, घातों का योग होती है। अणु संख्यता क्या होती है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, मतलब कितने अणु भाग ले रहे हैं क्रिया। अगर एक अणु भाग ले रहे हैं तो एक अणु कप क्रिया हो गई, दो अणु भाग ले रहे हैं तो दो अणु कप क्रिया हो गई, तीन अणु भाग ले रहे हैं तो त्रिअणु कप क्रिया हो गई। मतलब अणुओं की संख्या जो आणविकता होती है उसका मतलब क्या है, भाग लेने वाले किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन कौन सी चीजें भाग लेंगी, परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या क्या कहलाती है, आणविकता या अणु संख्यता। अब आणविकता या अणु संख्यता जो होती है तीन प्रकार की है, एक अणुकप क्रिया, दो अणुकप क्रिया और त्रिअणुक अभिक्रिया। तो अपन देखें पहली एक अणुक अभिक्रिया, एक अणुक अभिक्रिया, इसका मतलब है कि एक अणुक अभिक्रिया में एक अणु भाग ले रहा है, जैसे NH4NO2, इसको अपन निकालें तो क्या निकलेगा, N2 + 2H2। सेकेंड फिर आती है अपनी द्विअणुक अभिक्रिया। द्विअणुक का मतलब है जिसमें दो अणु भाग लें, H2 + I2 एरो 2HI, दो अणु भाग ले रहा है, एक ये और एक ये। फिर आती है त्रिअणुक अभिक्रिया, त्रिअणुक अभिक्रिया जैसे 2NO + O2 2NO2, ये हो गई त्रिअणुक अभिक्रिया। देखो एक अणुक अभिक्रिया जिसमें केवल एक अणु भाग ले रहा है, द्विअणुक अभिक्रिया जिसमें एक और एक दो अणु भाग ले रहे हैं, त्रिअणुक अभिक्रिया जिसमें एक और दो कितने, तीन अणु भाग ले रहे हैं। तो इस प्रकार जो है अणु संख्यता या आणविकता कितनी हो गई, तीन टाइप्स की। अब जो हमने सीखा है, जैसे कि अब इसी में बात करें अपन, तो अपन ने एक देखा था, एक ले रहा था अपन ने क्या, अभिक्रिया की दर, और एक आता है दर स्थिरांक। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं वो देखने हैं अपन को। मिनिमम 3 डिफरेंसेस जो है वो हमें देखने हैं दोनों के, कि 3 डिफरेंस कौन कौन से हैं। जैसे हमने अभिक्रिया की दर की परिभाषा याद की थी, क्या थी, क्रिया कारक या क्रियाफल की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। तो उसी चीज को अपन पहला पॉइंट बनाएंगे, क्या, क्रिया कारक या क्रियाफल
की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन। ये तो हो गई अब क्रिया की दर का पहला पॉइंट, माने कि अपन ने परिभाषा लिख दी। दर स्थिरांक भी हमने अभी सीखा था लास्ट वीडियो में। दर स्थिरांक क्या था? किसी अभिक्रिया का वह वेग जो जिस पर अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता इकाई होती है, वो कहलाता है अपना क्या? दर स्थिरांक। मतलब अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाए? इकाई। तो जो इस पर वेग होगा वो क्या होगा? दर स्थिरांक। दूसरा, हमने दर नियम में दो द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम जो अभी पढ़ा था कुछ देर पहले, उसमें बताया था कि किसी भी अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों की सांद्रता के जो मूलर सांद्रताएं हैं उनके गुणनफल के समानुपाती होती है। इसका मतलब है कि जो अभिक्रिया की दर है वो क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो ये चीज जो है क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली चीज जो है वो क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी, क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट देखो, हमने ये देखा कि क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, तो उस कंडीशन में उसमें एक नियतांक आता है। तो जब अभिक्रिया साम्य अवस्था पर होती है, जैसा कि हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, साम्य स्थिरांक वाला चैप्टर है, याद करिए वो पढ़िए, उसमें कि साम्य अवस्था पर अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं के वेग बराबर होते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें साम्य की, तो साम्य अवस्था पर अग्र और पश्च दोनों के वेग कैसे होंगे? बराबर। अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया के वेग कैसे होंगे? वेग बराबर होंगे। लेकिन उसी चैप्टर में अपन देखें 11 में हमने ये भी पढ़ा था कि साम्य अवस्था पर अग्र और पश्च अभिक्रिया के वेगों का अग्र अभिक्रिया के वेग नियतांकों का अनुपात जो होता है वो एक साम्य नियतांक होता है या साम्य स्थिरांक होता है। जैसा कि हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, क्या? केसी। ये तो ध्यान होगा, कक्षा 11 में केसी था, इसको क्या बोलते थे अपन? साम्य नियतांक। तो इसमें अंतर में क्या है? पहला, क्या अभिक्रिया की दर क्रिया कारक या क्रियाफल की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन होता है। वहीं दर स्थिरांक क्या है? अभिकारक की सांद्रता को जब इकाई मान लेते हैं तो वह वेग है जिस पर अभिकारक की सांद्रता कितनी मानी जाती है? इकाई। क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करती है अभिक्रिया की दर, ये निर्भर नहीं करता है। थर्ड चेयर, साम्य अवस्था पर अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं के वेग बराबर हो जाते हैं, लेकिन उसी साम्य अवस्थाई कंडीशन पर अग्र और पश्च अभिक्रियाओं के वेग नियतांक क्या है? ये स्थिरांक है या नियतांक। तो उन नियतांकों का जो अनुपात होता है वो साम्य स्थिरांक होता है, जैसा कि हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, जिसे क्या बोलते हैं? केसी। अब उसी चीज पर अब देखो अपन, ये दर स्थिरांक हो गई। अब हमारा जो क्वेश्चन बनता है इसके बाद, वो हमने 2 चीजें और देखी अभी। क्या? हमने अभिक्रिया की कोटि सीखी और अभिक्रिया की आणविकता सीखी। तो दोनों का जो डिफरेंस है एक हम वो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? दोनों का डिफरेंस, वो भी 3 पॉइंट मिनिमम। तो डिफरेंस क्या है? एक तो है आणविकता और एक है अभिक्रिया की कोटि। कोटि आणविकता को अपन शॉर्ट में समझें। फर्स्ट पॉइंट देखें, कोटि क्या होती है? अभिक्रिया की घातांकों का योग। माने जो दर समीकरण में क्रिया कारक हैं उनकी क्रिया कारकों की सांद्रताओं
कि घातों का योग, घातों का योग क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। लेकिन आणविकता क्या है, भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या है, आयनों की संख्या है। सेकंड पॉइंट, अब देखो आणविकता हमेशा क्या होती है, ये एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या होती है हमेशा, हमेशा ये क्या होती है, एक पूर्ण संख्या। मतलब इसमें शून्य या ऋणात्मक नहीं होता, इसमें शून्य या ऋणात्मक चीजें नहीं होती। वहीं इसकी बात करें कोटि, तो ये शून्य भी हो सकती है, ऋणात्मक भी आ सकती है। ठीक है, तो ये दोनों हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट, जैसा कि हमने देखा आणविकता के 3 प्रकार थे, एक अणु कप क्रिया, द्विअणु, 3। हमने समीकरण को देखा और बता दिया कि एक अणु क्या, क्योंकि एक अणु भाग ले रहा है, तो यह चीज समीकरण को देखकर पता की जा सकती है। मतलब आणविकता की बात करें तो यह समीकरण को देखकर पता लगाई जा सकती है। लेकिन इसे प्रयोग द्वारा पता करते हैं। क्योंकि इसमें हमें पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होता है, तो ये प्रयोग द्वारा पता कि ये मुख्य रूप से 3 डिफरेंस हैं, इनको अपन को याद करने हैं। मिनिमम 3 तो करके ही जाना है, तो इसलिए हमें देखना है कि ये 3 डेरिवेशन, जो 3 डेफिनेशन है, डिफरेंशिएशन है, वो कैसे होते हैं। एक परिभाषा हो गई, ज़्यादातर आप परिभाषा याद करेंगे तो उसी में आपको तीनों डिफरेंस जो है वो मिल जाएंगे। अब हमें इस चैप्टर में कुछ चीज़ें और समझनी है, जो ये हैं इस प्रकार हैं, ध्यान रखें इन्हें। प्राथमिक अभिक्रियाएं क्या हैं, मतलब कि वो अभिक्रियाएं जो एक पद में संपन्न होती हैं, एक पद में पूर्ण हो जाए, वो कहलाती हैं प्राथमिक अभिक्रियाएं। जो एक से ज्यादा पदों में पूर्ण होती हैं, वो कहलाती हैं जटिल अभिक्रियाएं। फिर दर निर्धारक पद और दर नियम। जब अभिक्रियाएं जटिल होती हैं, मतलब कई पदों में होती हैं, तो उस पर हम अभिक्रिया की दर का निर्धारण नहीं समझ पाते कि किस पद से हम करें, क्योंकि अभिक्रिया एक पद में होती है तो हमें पता है कि पहले ही पद है। लेकिन जब अभिक्रिया कई पदों में होती है तो हमें उसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि हम उस पद में उस अभिक्रिया वाला पद चुनते हैं। जैसे एक अभिक्रिया मान लो 3 पद में हो रही है या 2 पद में हो रही है, तो उसमें हम वो पद चुनेंगे जो सबसे धीमी गति से पूर्ण हो रहा हो। तो क्योंकि अभिक्रिया का निर्धारण हमेशा मंद गति से किया जाता है, तो अपन ये कहेंगे कि जो अभिक्रिया है, जो दर निर्धारक पद है, दर निर्धारक पद, वो होता है हमेशा मंद पद। वो हमेशा कौन सा होता है, मंद पद होता है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना। जब क्रिया जटिल होती है तो हम अभिक्रिया को उस पद को चुनते हैं जिसमें वो अभिक्रिया धीमी गति से हो रही हो, क्योंकि अभिक्रिया का निर्धारण हम हमेशा मंद पद के तहत करते हैं। इसी चीज को बोलते हैं दर निर्धारक पद, और ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है दर नियम। आशा है कि ये चीज़ें आपको अच्छी से समझ में आई होंगी। माँ पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस वीडियो को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने आसपास जो स्टूडेंट हैं, जो परिचित हैं, उन लोगों को भेजें। अगर आपको पसंद आया हो तो भेजें, और अगर आपको कोई कमी लगती है तो उसके लिए आप हमें कमेंट करें, और आशा है कि उसी के लिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं, उसके लिए हम आगे इसमें सुधार करेंगे। धन्यवाद।